Welcome students, I am Om Khotre, न्यू फिजिक्स फैकल्टी एट गावंडे सर्स यूनिक क्लासेस अकोला। बच्चों, हम सबकार्ड सर के स्टूडेंट रह चुके हैं एंड मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे सर के साथ पढ़ाने का मौका मिल रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको टेस्ट एक्सप्लेन करके देंगे जो कि 4 जून 2020 को हुई थी। बहुत सारे बच्चों ने इस टेस्ट को अटेम्प्ट किया, बट कुछ डाउट्स स्टूडेंट्स के आ रहे थे, तो वो इस वीडियो के माध्यम से आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। जिन स्टूडेंट के पास ये टेस्ट नहीं है, तो मैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके टेस्ट को डाउनलोड कर सकते हो। एंड वैसे भी इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं, हर एक में गिवन क्वांटिटीज क्वेश्चंस मैं सारे आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको A to Z क्वेश्चंस समझ में आए। इफ़ सपोज कुछ बच्चों ने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं की है, उन्होंने भी देखा, तो वो भी इसे MCQ के तौर पे ले सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है बच्चों, द प्लॉट रिप्रेजेंट फ्लो ऑफ करंट थ्रू वायर एट डिफरेंट टाइम्स। द रेशियो ऑफ चार्जेस फ्लोइंग थ्रू वायर एट डिफरेंट टाइम्स इज। हमें बच्चों एक ग्राफ गिवन है जिसमें करंट y एक्सिस पे दिया है, x एक्सिस पे टाइम दिया है, ठीक है, विच इज इन सेकंड। तो हमें पूछा है कि ये जो 3 डिफरेंट टाइम्स है, कौन से, दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड एंड ये थर्ड। इन तीनों समय में चार्ज कितना फ्लो हुआ वो हमें बताना है। दैट मीन्स Q1 इज टू Q2 इज टू Q3, ये हमें बताना है। देखो कैसे करेंगे। क्या आपको करंट के लिए फॉर्मूला पता है? करंट इज नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, सो आई कैन राइट I एज dq बाई dt, ऐसा हम लिख सकते हैं। सो dq विल बी इक्वल टू I डॉट dt और q विल बी इंटीग्रेशन dq और इंटीग्रेशन I डॉट dt। इफ सपोज मैं इंटीग्रेशन I डॉट dt करता हूं, तो एक करंट की वैल्यू है स्मॉल dt टाइम स्मॉल है। अगर मैं बच्चों इसे इंटीग्रेट करूं, तो ये हमें देता है एरिया अंडर कर्व, ठीक है। यहां से क्या निकल के आएगा? एरिया अंडर कर्व निकल के आता है बच्चों। तो आपको याद रखना है कि इफ सपोज आई एम कैलकुलेटिंग एरिया अंडर IT कर्व, देन आई विल गेट दिस चार्ज Q। अगर बच्चों मैं करंट टाइम कर्व के इनसाइड जो एरिया है, अंदर जो एरिया है, वो निकालता हूं, तो मुझे चार्ज मिलता है। सिंपल है, फिर हम तीनों एरिया निकाल लेंगे, तीनों का रेशियो ले लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ चार्जेस। तो Q1 विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है? 1। ब्रेथ कितनी है बच्चों? 2। तो 1 इंटू 2 कूलम, ये आई चार्ज 1 की वैल्यू। चार्ज 2 की वैल्यू अगर मैं निकालूं, तो चार्ज 2 की वैल्यू होगी बच्चों वापस इस रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है यहाँ पे? 2 इंटू ये हाइट मैं 1 मान लेता हूँ, तो 2 इंटू 1 ये आएगा 2। Q2 की वैल्यू आई 2 कूलम। सिमिलरली ये भी हम निकाल सकते हैं। Q3 मीन्स एरिया निकालना होगा हमें। एरिया कितना आएगा बच्चों? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना होगा? ये 2, हाइट भी 2, तो हाफ इंटू 2 इंटू 2, तो Q3 की वैल्यू भी आएगी बच्चों 2 कूलम। सो Q1, Q2, Q3 तीनों आए 2 कूलम। सो आई कैन राइट Q1 इज टू Q2 इज टू Q3 इक्वल्स टू 2 इज टू 2 इज टू 2। ये डिवाइड हो जाएगा बच्चों 1 इज टू 1 इज टू 1, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? देखो C ऑप्शन इज करेक्ट। तो फर्स्ट का C आंसर आता है बच्चों। एक पॉइंट आपने लिख लेना कि एरिया अंडर IT कर्व गिव्स अस चार्ज, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में दिया है एट रूम टेम्परेचर कॉपर हैज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ 8.4 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। तो बच्चों हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी है जो कि स्मॉल n से लिखी जाती है। तो कितनी दी है हमें? 8.4 इंटू 10⁻28 ये है।
द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट velocity in copper conductor of cross sectional area of 10 raised to the power minus 6 मीटर स्क्वायर। एरिया दिया है बच्चों 10 raised to the power minus 6 मीटर स्क्वायर एंड करंट दिया है हमें, I की वैल्यू है 5.4 एम्पियर। हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछी है। तो क्या करंट के लिए आपको एक फॉर्मूला याद है? करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने ये फॉर्मूला देखा होगा, I इक्वल्स टू NEA VD, वेयर N इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इसे कहते हैं। दिस इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड A इज एरिया। सो आई कैन राइट VD एज I अपॉन NEA। बच्चों इसमें वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो मैं अगर वैल्यूज रखूँ, I की वैल्यू 5.4, नंबर ये पर मीटर क्यूब है ये वैल्यू, तो ये होगी 8.4 इंटू 10 raised to the power 28। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 1.6 इंटू 10 raised to the power minus 19 कूलम एंड एरिया की वैल्यू 10 raised to the power minus 6। तो बच्चों कैलकुलेट करो इसे। कैलकुलेट करने के बाद VD की वैल्यू देखो, ये सिंपल मैथ्स के कैलकुलेशन है, कर लेना आपने। तो ये करके देखना आपने, ये निकल के आता है नियर अबाउट 0.4 अपॉन 10 raised to the power 3, ये है। तो ऑप्शन बच्चों ये आएगा कुछ 0.4 इंटू 10 raised to the power minus 3 मीटर पर सेकंड। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है देखो इसमें से, ये मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 0.4 इंटू 10 raised to the power minus 3 मीन्स मिलीमीटर, तो मिलीमीटर पर सेकंड, ये निकल के आएगा बच्चों। तो सिंपल है, कौन सा ऑप्शन है ये? लास्ट डी ऑप्शन इज करेक्ट, बट मुझे लगता है बाय प्रिंट मिस्टेक वहाँ पे सी आया था लास्ट ऑप्शन में, तो आपने डी याद रखना, 0.4 मिलीमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में दिया है हमें, ऐसी बैटरीज लगाई है, उसके साथ एक रेजिस्टर लगाया है, 10 वोल्ट का एक सेल है, उसके साथ 5 ओहम है, एक और यहाँ पे 2 ओहम का रेजिस्टर है, वापस एक रेजिस्टर एंड ऐसे कुछ एक सर्किट दिया है हमें, ठीक है, 20 वोल्ट, दिस 10 ओहम। नाउ उन्होंने पूछा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 2 ओहम रेजिस्टेंस। ये जो 2 ओहम रेजिस्टेंस है, इसके अंदर से करंट कितना पास होगा, ये हमें निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे। ये बच्चों क्लोज लूप है, ये भी क्लोज लूप है, ठीक है। दैट मीन्स ये जो रेजिस्टर है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा ही नहीं, ये दो लूप क्लोज होने की वजह से। मीन्स इस 2 ओहम रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो ही नहीं होगा, सो नो करंट विल फ्लो, याद रहेगा फिर। तो करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओहम रेजिस्टेंस इज 0। कौन सा ऑप्शन है ये? सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है बच्चों। नाउ फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है 2 कंडक्टर्स हैव सेम रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बट देयर टेम्परेचर कोएफिशिएंट आर अल्फा 1 एंड अल्फा 2। पहले का अल्फा 1, दूसरे का अल्फा 2। द रिस्पेक्टिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ देयर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस आर। तो देखो बच्चों, R1 R0 तो सेम है, ठीक है, दोनों के लिए। R1 की वैल्यू कितनी होती है? R0 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, क्योंकि ये पहला रेजिस्टर है। सिमिलरली R2 की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने के बाद ये बनेंगे R0 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। ये फॉर्मूला देखा होगा ना आपने रेजिस्टेंस का, R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब मुझे सीरीज कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट पूछा है, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है बच्चों सीरीज में। सीरीज में R इक्विवेलेंट कितना होता है? R1 प्लस R2। R1 एंड R2 की वैल्यू अगर मैं रख दूं तो R0 प्लस R0 अल्फा 1 डेल्टा टी, ठीक है, प्लस R0 प्लस R0 अल्फा 2 डेल्टा टी। R0 प्लस R0 ये हो जाएगा बच्चों 2R0 प्लस ये जो दो टर्म्स है, कौन सी, ये एक एंड ये एक, इसमें से क्या कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? डेल्टा टी इंटू R0 कॉमन है बच्चों, तो हम ऐसा लिख सकते हैं R0 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी।
ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखो, इफ सपोज मैं R0 को कॉमन निकालूं तो ये आएगा बच्चों 2 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी। तो कुछ स्टूडेंट्स ने अल्फा इक्विवेलेंट ये लिख लिया होगा, जो कि गलत है बच्चों। क्यों? हमें अगर समझो R इक्विवेलेंट लिखना है तो समथिंग R 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी। तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, तब जाके यहाँ पे अल्फा इक्विवेलेंट मिलता है। क्या आपको यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा? नहीं, यहाँ पे तो 2 है। मीन्स मुझे यहाँ से 2 को बच्चों कांस्टेंट को बाहर निकालना होगा। सो R0 इंटू 2, यहाँ पे 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अपॉन 2 इंटू डेल्टा टी, क्योंकि फिर मुझे यहाँ से 2 को डिवाइड करना होगा, क्योंकि अगर मैं ये 2 को अंदर भेज दूँ, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1/2 बराबर ये ऊपर वाला आ जाता है। मीन्स ये जो निकल के आया बच्चों, नाउ दिस इज अल्फा इक्विवेलेंट, ये आया अल्फा इक्विवेलेंट। अल्फा इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अपॉन 2। इट इज फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। सिमिलरली अगर आप ऐसे ही पैरेलल के लिए सॉल्व करते हो, पैरेलल में क्या होता है बच्चों, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो पैरेलल के लिए भी इफ सपोज आप ऐसे ही सॉल्व करो तो उसमें भी अल्फा इक्विवेलेंट की वैल्यू इतनी ही आती है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2/2। कौन सा ऑप्शन सही है? देखो बच्चों, द ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन में क्या दिया है देखते बच्चों। 5th में दिया है R1 R2 की वैल्यू 50 ओहम, तो मैं यहाँ पे 50 लिख लेता हूँ। R1 की वैल्यू 50, R2 की वैल्यू भी 50 ओहम। R3 की वैल्यू 60 ओहम दी है, ठीक है। R4 R5 की 30, ये होगा 30 ओहम, ये भी होगा 30 ओहम। अब देखो बच्चों ध्यान से, हमें पूछा है कि बैटरी इज अज्यूम टू बी आइडियल, इसका कुछ भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, इसका EMF 3 वोल्ट है। रेजिस्टर डेट डेसिपेट्स मोस्ट पावर, पावर का क्वेश्चन है बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी में से। एक काम करते हैं, पावर के लिए फॉर्मूला याद है आपको, पावर इक्वल टू I²R और V²/R, ऐसे होते हैं पावर के फॉर्मूले, तो हम यही यूज कर लेंगे बच्चों, ठीक है। अब एक काम करना होगा, हमें हर एक के अक्रॉस फिर वोल्टेज निकालना होगा। रेजिस्टेंस तो पता है हमें, वोल्टेज निकालने के लिए करंट पता चाहिए, तो पहले तो I निकालना होगा। I कैसे निकालेंगे? पहले इस पूरे सिस्टम का R इक्विवेलेंट देख लेते हैं। ये दो पैरेलल में दिख रहे हैं मुझे, R इक्विवेलेंट पैरेलल में होता है बच्चों R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इफ टू रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल तो 60 इंटू 30 अपॉन 60 प्लस 30, ये आता है बच्चों 20, ठीक है। वैसे भी आपने ये एक पैटर्न याद रखना, 6 3 रहा तो 2 आता है उसका, ठीक है। 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3 की वैल्यू, तो ये आया 20। दिस 20 प्लस दिस 30 विल बी इक्वल टू 50। तो इसका नेक्स्ट डायग्राम ऐसे दिखेगा कुछ, दिस वन इज 50, दिस वन इज 50, यहाँ पे एक बैटरी, ठीक है, एंड ये वापस 50 ओहम का, ये 50 है, ये 50 है, तो 50 का कितना होगा बच्चों 25। पैरेलल में तो ये 25 निकलेगा, हाफ होता है ना पैरेलल में इक्वल रहे तो ये 25, दिस 25 एंड दिस 50 आर इन सीरीज, तो डेट्स वाई इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ फाइनल, देखो फाइनल ये ऐसा कुछ, ये आया 75 एंड ये था 3 वोल्ट। मीन्स करंट कितना पास होगा, यहाँ से करंट कितना पास होगा देखते। सो I विल बी इक्वल टू 3 अपॉन दिस 75, 325 था, तो 1/25 आई करंट की वैल्यू। अब हमें जो पूछा था वो देखते, हमें पूछा है बच्चों मोस्ट पावर, तो एक एक रेजिस्टर के अक्रॉस पावर निकाल के देखते हैं। इस रेजिस्टर के अक्रॉस पावर देखें तो P1 विल बी इक्वल टू V²/R। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, V विल बी इक्वल टू I इंटू R, ठीक है।
आई की वैल्यू कितनी है बच्चों 1/25 इंटू आर की वैल्यू 50, ठीक है 1/25 इंटू 50, तो ये 25 टू ज़ा, तो ये v की वैल्यू आई 2, तो ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2² अपॉन r की वैल्यू कितनी है 50, तो ये आएगा 4/50 और ये आएगा 2/25। सिंपल है, कितना आ रहा है ये 2/25, ठीक है आ जाएगा बच्चों ये। सिमिलरली इफ सपोज आई वांट टू कैलकुलेट P2, यहाँ पे पावर निकालनी है, तो मुझे एक काम करना होगा, देखो v²/r, इसके अक्रॉस मुझे वोल्टेज निकालना होगा। इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, 3 में से 2 वोल्ट चला गया, ठीक है 2 वोल्ट तो इस R1 ने खा लिया ना, बाकी 1 वोल्ट पूरे इसको मिल जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1 वोल्ट। तो अगर P2 निकालूँ मैं तो 1²/r, r की वैल्यू कितनी है 50, तो 1/50, ये तो इससे कम है। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे भी आप निकाल सकते हो, तो जितने भी आप ये आगे निकाल के देखोगे ये वोल्टेज और डिवाइड होगा और पावर कम कम आते जाएगी। तो आप अगर आगे भी निकाल के देखते हो तो ये जो फर्स्ट पावर है इससे आपको कम ही देखने को मिलेगी। दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन सही है, देखो सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, जिसमें R1 में मैक्सिमम पावर आपको बताई है। पॉज करके लिख लो बच्चों इस क्वेश्चन को। तो अभी 6th क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, इन अ लार्ज बिल्डिंग देर आर 15 बल्ब्स ऑफ 40 watt, 5 बल्ब्स ऑफ 100 watt, 5 फैंस ऑफ 80 watt एंड 1 हीटर ऑफ 1 kilowatt. The voltage of electric mains is 220 volt. The minimum capacity of main fuse of building will be. फ्यूज जो होता है बच्चों, अगर मैं उसकी कैपेसिटी देखूँ तो I हमें निकालना है, दैट इज करंट। अगर करंट हमें ढूंढना है, पावर के टर्म्स में करंट एंड वोल्टेज का रिलेशन कुछ देखो, P = VI IV, I²R V²/R एंड IV, ये है अलग अलग फॉर्मूलेस, दो तो पहले ही लिखे थे, एक उसमें से V²/R लास्ट क्वेश्चन में यूज किया हमने, तो इस क्वेश्चन में इसे यूज करेंगे। पहले टोटल पावर देखेंगे एंड फ्यूज की पावर उससे इक्वेट कर लेंगे, दैट्स व्हाई हमें लिमिटिंग वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो 15 बल्ब्स ऑफ 40 watt, तो 15 इंटू 40 यही बल्ब्स की पावर। 5 बल्ब्स ऑफ 100 watt, तो 5 इंटू 100 प्लस 5 फैंस ऑफ 80 watt, 5 इंटू 80 ये आ गई फैंस की पावर, प्लस 1 हीटर ऑफ 1 kilowatt, 1 इंटू 1 kilowatt, किलो मीन्स 10⁻³ वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक मेंस इज 220 वोल्ट इक्वल्स टू VI एंड V की वैल्यू कितनी दी है 220। कैलकुलेट करके देखते हैं, ये 15 4 60, ये आएगा 600 प्लस 500 प्लस 400 प्लस 1000, ठीक है इक्वल्स टू 220 इंटू I। ये होगा बच्चों 1000 प्लस 1000 2000 प्लस 500 2500, तो I की वैल्यू 2500 अपॉन 220 कौन सा निकल के आता है देखो, नियर अबाउट कैलकुलेट करोगे आप ये, तो नियर अबाउट वैल्यू 12 के जितनी आएगी, नियर अबाउट 12 11 पॉइंट समथिंग होगी, क्योंकि 12 1 ऐसे आएगा ना कुछ, तो 11 पॉइंट समथिंग मीन्स लगभग हम 12 मान के चलते हैं। कौन सा ऑप्शन है देखो, ए ऑप्शन इज करेक्ट, 12 एम्पियर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7th। सर्किट दिया है आपको, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओहम, तो ये था 6th। 7th क्वेश्चन ऐसा है कुछ, सिक्स ओहम 3 ओहम, ये 2 एम्पियर का करंट, ये यहाँ पे 2 ओहम एंड यहाँ से 4 ओहम ये ऐसे जा रहा है। हमें 3 ओहम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर 3 ओहम के अक्रॉस ढूंढना है तो V विल बी इक्वल टू IR ढूंढना होगा।
करंट निकालना होगा तो करंट कैसे निकालेंगे, देखो पहले तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट बताओ। 6 3 का 2 आता है, थोड़ी देर पहले ही समझाया मैंने। ये 2 2 कितना हो जाएगा 4, एंड नीचे भी कितना है बच्चों 4। दैट मीन्स ये अगर 2 एम्पियर करंट आ रहा है तो ये 4 4 दोनों इक्वल है तो इक्वली डिवाइड होगा। मीन्स ऊपर से बच्चों ये कितना जाएगा करंट, यहाँ से जाएगा 1 एम्पियर, एंड नीचे भी कितना जाएगा 1 एम्पियर। 1 एम्पियर 1 एम्पियर ये चल जाएगा। अब देखो ये 1 एम्पियर में से 6 के अक्रॉस कितना, 3 के अक्रॉस कितना, तो करंट थ्रू 3 ओहम विल बी इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू आई। ये फॉर्मूला देखा होगा आपने। सो अभी मैं R2 की वैल्यू लिखता हूँ 6 अपॉन 6 प्लस 3 इंटू करंट कितना है बच्चों 1, तो ये होगा 6/9। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट which is flowing through this 3 ohm resistance. Now if I want to calculate voltage across this 3 ohm, तो मुझे करना होगा voltage will be equal to IR। I की वैल्यू आई बच्चों 6/9 इंटू 3, तो ये होगा 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा। वोल्टेज की वैल्यू आई बच्चों 2 वोल्ट। आ गया आंसर। सो नाउ वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओहम रेजिस्टेंस इज 2 वोल्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। पॉज करके इसे लिख लो बच्चों। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन में दिया है बच्चों, अ मीटर ब्रिज इज यूज्ड टू डिटरमाइन रेजिस्टेंस ऑफ अननोन वायर बाय मेजरिंग अ बैलेंसिंग लेंथ L. Wire replaced by another wire of same material with double the length and half the thickness. The balancing point is expected to be. अब देखो मीटर ब्रिज के अंदर ऐसे होता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और व्हिटस्टोन नेटवर्क की ही कंडीशन यहाँ पे इस्तेमाल होती है। R1/R2 इक्वल्स टू L1/L2। याद है बच्चों ये? ठीक है, ये होता है। और L2 की जगह 100 - L1 ऐसे यूज करते हैं। बट इफ सपोज दो रेजिस्टर का रेशियो है तो मैं R1/R2 इक्वल्स टू L1/L2 लिख सकता हूँ। अब क्या बच्चों आपको ये पता है रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ρL/A। आर के लिए ये फॉर्मूला होता है ना ρL/A। इसमें क्या क्या दिया है देखो, लेंथ हमने कितनी की बच्चों, डबल दी लेंथ, मीन्स रो इंटू ट्वाइस L/A। ठीक है, लेंथ डबल, एंड हाफ द थिकनेस। अब थिकनेस हाफ की मीन्स रेडियस भी हाफ होगी, सो एरिया पाई रेडियस हाफ R/2 होल स्क्वायर। सो ये होगा बच्चों ट्वाइस ρL/पाई R²/4। ठीक है, और 8 टाइम्स ρL/पाई R², ये आया R। सो बच्चों ये आया R2, ये था R1। सो R1/R2 की वैल्यू कितनी आ रही है देखो, बैलेंसिंग पॉइंट अब कहाँ पे जाएगा, R1/R2 इक्वल्स टू L1/L2। R1/R2 की वैल्यू 1/8 आएगी यहाँ से। ठीक है, क्योंकि ρL/A कैंसल, सो 1/8 इक्वल्स टू L1/L2 ऐसे होगा। अब इसमें बैलेंसिंग लेंथ न्यू वाली डेट इज L2 कितनी होगी, L2 इक्वल्स टू 8L1। ठीक है, तो 8 टाइम्स प्रीवियस वन, एंड L1 की वैल्यू तो L थी, तो डेट मीन्स कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। इजी है क्वेश्चन बच्चों। 9th क्वेश्चन में हमें दिया है पोटेंशियोमीटर सर्किट फॉर कंपैरिजन ऑफ टू रेजिस्टेंसेस, बैलेंस पॉइंट विथ अ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस R इक्वल टू 10 ओहम। R इक्वल्स टू 10 ओहम के लिए बैलेंसिंग पॉइंट आ रहा है बच्चों, बैलेंसिंग पॉइंट की बैलेंसिंग पॉइंट P1 जो आ रहा है वो आ रहा है 58.3 सेंटीमीटर पे। ठीक है, एंड व्हाइल दैट विद द अननोन रेजिस्टेंस X, अगर मैं एक आधा X इतना रेजिस्टेंस यूज करूं, ठीक है, ये पता नहीं है, तो फिर बैलेंसिंग पॉइंट आ रहा है बच्चों P2 इज 68.5 सेंटीमीटर। सो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, वोल्टेज ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और पॉइंट। सो मैं बच्चों E1/E2 E इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, IR/IR, R1/R2। ठीक है, सो एक काम करते हैं, इसे रिवर्स लिखते हैं, E2/E1 इक्वल्स टू R2/R1। ठीक है, अब E2
के लिए लेंथ कितनी होगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो मैं लिख सकता हूँ बच्चों 68.5। E1 के लिए लेंथ 58.3 इक्वल्स टू R2 हमें निकालना है नेक्स्ट रेजिस्टेंस, तो R2 अननोन बाय R1 की वैल्यू 10। सो R2 इक्वल्स टू 68.5 अपॉन 58.3 इंटू 10। कैलकुलेट करके देखो ये 685/58 नियरली इक्वल्स टू बच्चों ये 11.75 जो कि सी ऑप्शन है ना उसके बराबर ये निकल के आएगा। सिंपल है, आ जाएगा आपको ये। तो ये पोटेंशियोमीटर के ऊपर बेस्ड था। 2 क्वेश्चन लिख लो जल्दी से, नेक्स्ट देखते हैं फिर। 10th क्वेश्चन में दिया है बच्चों 3 सिचुएशन दी है। इलेक्ट्रॉन मूव्स विथ वेलोसिटी v ट्रेवल्स थ्रू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b। इन ईच केस व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। देखो बच्चों पहला मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ। ये है 10th क्वेश्चन, इस तरफ है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये है z एक्सिस, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, किस तरफ ट्रेवल कर रहा है, ये लेफ्ट की तरफ v इतने वेलोसिटी से। एंड मैग्नेटिक फील्ड बच्चों नीचे की तरफ है, ठीक है। सो फोर्स किस तरफ लगेगा, क्या आपको मैग्नेटिक फोर्स के लिए फॉर्मूला पता है? F इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है बच्चों Q V क्रॉस B। फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स के लिए? F इक्वल्स टू Q V क्रॉस B। अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B, तो क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं हम राइट हैंड थंब रूल। सो राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। V की तरफ उंगलियां लेके जाओ, ये ऐसे V क्रॉस B, तो ये ऐसे, ठीक है। V क्रॉस B की डायरेक्शन, ये V क्रॉस B, ये ऐसे थंब आउटवर्ड, मीन्स बच्चों Z की तरफ फोर्स होगा। सो फोर्स इज अलोंग Z एक्सिस, बट ये फोर्स को Z एक्सिस पे लगने के लिए ये Q पॉजिटिव होना चाहिए, Q शुड बी पॉजिटिव। बट हमें क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों? इलेक्ट्रॉन दिया है। इलेक्ट्रॉन इज निगेटिवली चार्ज, सो दैट इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दिस Z एक्सिस। तो Z एक्सिस के अपोजिट कौन सा होता है? निगेटिव Z एक्सिस। तो बच्चों आंसर आएगा निगेटिव Z एक्सिस की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है। अब ऐसा फर्स्ट ऑप्शन में तो नहीं, सेकंड एंड फोर्थ में। सिमिलरली बच्चों आप सेकंड वाला अटेम्प्ट करके देखिए। सेकंड वाले में निगेटिव x एक्सिस की तरफ लगेगा, दैट्स व्हाई सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो 3 फिगर में से मैंने एक सॉल्व करके दिया आपको, दूसरी तीसरी आप खुद होके सॉल्व कर सकते हो। ये Q V क्रॉस B फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है। तो 10th का बच्चों सेकंड ऑप्शन करेक्ट होता है। नाउ 11th, a wire in the form of square of side A carries current I. Magnetic field induction at center of square wire is तो एक स्क्वायर वायर है जिसकी लेंथ है A, ठीक है। इसमें से बच्चों I इतना करंट फ्लो हो रहा है। सो मुझे इसके सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो बताना है। ये है 11th क्वेश्चन। साइड इज A एंड करंट फ्लोइंग इज I। देखो बहुत ही सिंपल है। पहले मैं एक वायर का निकालूंगा, सिमेट्री की वजह से चारों वायर्स का सेम होगा, बिकॉज चारों वायर्स सेम लेंथ की है, एंड मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो एक वायर का निकालने के लिए B ऑफ 1 वायर, कोई भी एक वायर ले लेता हूँ मैं, ये वायर ले लेता हूँ, ठीक है। सो B इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है बच्चों म्यू नॉट, ठीक है। याद है कुछ फॉर्मूला? म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय R इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा और कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा और कॉस ऑफ अल्फा बीटा ना बोलते हैं कॉस फाई 1 प्लस कॉस फाई 2। ये एंगल्स कहाँ से दिए होते हैं वो देखना है। अब ये बच्चों अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर के सारे एंगल 45 डिग्री के ही, मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री का ये डायगोनल्स के बीच का एंगल होता है। अगर मैं बाइसेक्ट करूँ तो 45 डिग्री का आता है। तो रखो यहाँ पे 45, ये आएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय R। R इज डिस्टेंस बिटवीन वायर एंड पॉइंट। तो वायर एंड पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना होगा बच्चों? A/2, क्योंकि टोटल A है ना, हमें सेंटर पे फील्ड निकालनी है। सो R इज इक्वल्स टू A/2। साइन ऑफ अल्फा की वैल्यू साइन 45, 1/√2 प्लस 1/√2, ये कितना होगा बच्चों? 2/√2। सो म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये 2 पाई हो जाएगा, 2 2 4। सो म्यू नॉट बाय 2 पाई I बाय A इंटू 2/√2।
कौन से ऑप्शन में दिया है ऐसे देखो। ये तो एक वायर के लिए हुआ बच्चों, ये मैं 2 कैंसिल कर देता हूँ। दिस इज फॉर 1 वायर, हमें स्क्वायर दिया है ना तो 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। फॉर 4 साइड्स के लिए मल्टीप्लाई 4 इंटू दिस B1, 4 इंटू म्यू नॉट बाय पाई आई बाय ए अपॉन √2। तो मैं 4 को ही क्या 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ। तो ये बच्चों 2√2 था, ठीक है। मीन्स आंसर आएगा, ये आपको याद चाहिए 2/√2 की वैल्यू कितनी होती है, √2 होती है, ठीक है। सो आंसर निकल के आएगा बच्चों ऐसे कुछ, ये होगा 2√2 म्यू नॉट आई बाय पाई ए। आई फील्ड की वैल्यू आ जाएगी फिर आपको ये वैल्यू। कौन से ऑप्शन में देखो, सी ऑप्शन मुझे सही दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये थे बच्चों कुछ क्वेश्चन, क्विकली लिख लो। नेक्स्ट, करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू लूप एज शोन, द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ। देखो बच्चों ऐसे दिया है कुछ 12th क्वेश्चन में। ये दिया है एंड आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछी है एट सेंटर ओ। अब देखो बच्चों कैसे निकालोगे। सर्कुलर आर्क के लिए जो फील्ड होती है वो आपको याद है कुछ, B = होती है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर इंटू थीटा, बट दिस थीटा शुड बी इन रेडियंस, ठीक है। ये ऐसे होती है फील्ड। अब चलो ये जो छोटा सर्कल है, छोटी सर्कुलर आर्क है, इसके लिए ढूंढ के देखते हैं। छोटी सर्कुलर आर्क के लिए पहले तो एंगल, ये 90 + 90 + 90 और π/2 + π/2 + π/2, ये एंगल बनेगा बच्चों 3π/2। तो अगर मैं B1 की वैल्यू निकालूँ, B1 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर, ठीक है, स्मॉल आर है दिया हुआ, आई बाय स्मॉल आर इंटू 3π/2। सो पाई गेट कैंसल्ड, 3/8 म्यू नॉट आई बाय आर। ये आई बच्चों B1 की वैल्यू आ जाएगा आपको, ये छोटे वायर की वजह से। नाउ जो बड़ी सी वायर है, बड़ी सी वायर की वजह से फील्ड कितनी होगी, एंगल देखो पहले तो π/2 एंड डिस्टेंस ऑफ दिस वायर फ्रॉम सेंटर इज 2 r + r, दैट इज 3r निकल के आएगा। अब B2 की वैल्यू होगी बच्चों म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर इंटू थीटा, थीटा है π/2, ठीक है, ये होगा π/2 एंड ये r की जगह कितना होगा 3r, 3 इंटू स्मॉल आर, ये लिख लेता हूँ मैं। सो पाई कैंसल, 3 2 = 6 4 = 24, ठीक है, 24 म्यू नॉट आई बाय आर, यही B2 की वैल्यू आ जाएगी आपको। चलो फिर ऐड करते हैं दोनों वैल्यूज को, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन अगर मैं देखूँ तो ये इनवर्ड्स, ठीक है, इनवर्ड्स है ना, इसकी भी डायरेक्शन इनवर्ड्स, तो B1 B2 बोथ आर इनवर्ड्स। ये इनवर्ड मीन्स क्रॉस का साइन बताता हूँ मैं। सो B नेट इक्वल्स टू B1 + B2, ये होगा 3/8 + 1/24, ठीक है, म्यू नॉट आई बाय आर, ये होगा एलसीएम निकालने के बाद 24, 3 9 + 1 म्यू नॉट आई बाय आर, ठीक है, ये 10/24 म्यू नॉट आई बाय आर, ये आ रहा है ऑप्शन। इसे और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5/12 लिख सकता हूँ मैं, 5/12 म्यू नॉट आई बाय आर हो गया बच्चों। एंड डायरेक्शन इनवर्ड्स, और अगर पेपर में मैं देखूँ तो डाउनवर्ड्स होगी। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये था बच्चों 12th क्वेश्चन, देख लो क्विकली। चलो फिर 13th क्वेश्चन भी करते हैं। 13th क्वेश्चन में दिया है अ गैल्वानोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओहम गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 10⁻⁻5 एम्पियर टू कन्वर्ट इनटू एन एमीटर कैपेबल ऑफ मेजरिंग अप टू 1 एम्पियर अ कनेक्ट अ रेजिस्टेंस ऑफ। अब देखो बच्चों, हमें गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट करना है एमीटर के अंदर, ठीक है। तो एक शंटेड रेजिस्टेंस लगाना होगा शंट में, एंड उसके लिए वैल्यू कितनी होती है, S = IG × G/I - IG, ठीक है। अब देखते हैं इसमें वैल्यू कितनी दी है। IG
ठीक है। करंट थ्रू गैल्वानोमीटर 10⁻⁻⁵ एम्पियर, ठीक है। गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस 100 ओहम, ठीक है। अपॉन कितना करंट मेजर करना है बच्चों हमें, एमीटर कैपेबल ऑफ मेजरिंग अप टू 1 एम्पियर, तो 1 माइनस Ig की वैल्यू 10⁻⁵, तो ये होगा 10⁻³ एंड इसकी नियर अबाउट वैल्यू 1 ही आएगी बच्चों। सो शंट रिक्वायर्ड इज हैविंग द वैल्यू ऑफ 10⁻⁻3। सो 10⁻⁻3 शंट मीन्स पैरेलल बच्चों, आपने याद रखना क्योंकि क्वेश्चन में पैरेलल दिया है ना और ऑप्शंस में पैरेलल दिया है, तो शंट मीन्स पैरेलल में लगाना है हमें। सो बच्चों ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऐसे सॉल्व करना था, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, अ मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस। अगर मैं एक मैग्नेटिक नीडल को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस करता हूँ तो उसके ऊपर फोर्स भी लगता है बच्चों एंड टॉर्क भी लगता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। देख लो ये क्विकली, फिर नेक्स्ट मैं आपको 15th क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूँ। देखो बच्चों 15th क्वेश्चन में क्या दिया है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.22 गॉस, तो मैं हॉरिजॉन्टल फील्ड 0.22 गॉस लिख लेता हूँ, ये है 15th क्वेश्चन। देन रिजल्टेंट फील्ड इज 0.4 गॉस, तो ये रिजल्टेंट फील्ड है 0.4 गॉस, ठीक है। हमें निकालना है एंगल ऑफ डीपीस, डीप एंगल, ये निकालना है। सो देखो अब मैं पहले तो ऑप्शंस देखता हूँ, ऑप्शन सारे कौन से है, देखो बच्चों tan इनवर्स है, मीन्स मुझे अपोजिट बाय एडजेसेंट ढूंढना होगा, अगर ये एंगल ढूंढना है तो अल्फा लिख लेता हूँ मैं और डेल्टा। सो ओ ए बी अगर मैं लिखूँ सो tan अल्फा इक्वल्स टू ए बी बाय ओ बी, बट अब यहाँ पे मुझे ए बी तो नहीं पता, क्या पाइथागोरस से बच्चे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस से इसकी वैल्यू कैसे निकल के आएगी, ए बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर, ठीक है। ए बी स्क्वायर मीन्स ये एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, ओ बी स्क्वायर इज 0.22 स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर इज 0.4 स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से एक्स की वैल्यू दैट इज ए बी की वैल्यू निकालो, यहाँ पे रख दो, अल्फा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स दिस, ठीक है, जो कि आपका आंसर होगा। सिंपल है क्वेश्चन, आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा देखते हैं, सी ऑप्शन होगा बच्चों, आपने ये कैलकुलेट करके देखना, मैंने आपको मेथड तो बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन, अ डोमेन इन अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूब ऑफ साइड ऑफ लेंथ 1 μm। तो बच्चों लेंथ दी है हमें क्यूब की 1 μm, म्यू मीन्स माइक्रो, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है, ये है लेंथ। It contains 8 into 10⁻10 atoms. Each atomic dipole has dipole moment of 9 into 10⁻⁻24, ठीक है। सो डायपोल मोमेंट एक की है बच्चों, कितनी है 9 into 10⁻⁻24 एंड ऐसे कितने हैं हमारे पास 8 into 10⁻10। मैग्नेटाइजेशन निकालना है, मैग्नेटाइजेशन क्या होता है याद है आपको, मैग्नेटाइजेशन M और I इज मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, M/V ऐसे इसे डिफाइन करते हैं, और पोल स्ट्रेन बाय एरिया ऐसे वो सेकंड एक भी फॉर्मूला होता है, तो पहला ही यूज कर लेते हैं M/V। सो मैग्नेटिक मोमेंट एक के लिए इतनी 8 इंटू दिस करना होगा टोटल के लिए, सो बच्चों 8 इंटू 10⁻10 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻24 अपॉन वॉल्यूम 10⁻⁻6 का क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम इज L3, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्योंकि क्यूब दिया है ना हमें, तो ये होगा बच्चों। देखते हैं अब ये क्या होगा, ये 72 इंटू 10⁻⁻14 अपॉन 10⁻⁻18, ठीक है। तो ये ऊपर गए तो 72 इंटू 10⁻4, देखो कौन से इसमें ऑप्शन में 7.2 ऑप्शन दिए हैं, तो मैं इसे रीअरेंज कर सकता हूँ, 7.2 इंटू 10⁻5 हो गया बच्चों। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। 17th डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बच्चों फाई मैग्नेटिक, ठीक है, अपॉन फाई इलेक्ट्रिक, ठीक। मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया,
ए कैंसिल। क्या आपको वेलोसिटी सिलेक्टर पता है? वेलोसिटी सिलेक्टर एक कंसेप्ट होता है, लॉरेंस फोर्सेस, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। सो V इक्वल्स टू होता है बच्चों E बाई बी, वेलोसिटी इक्वल्स टू E बाई बी। सो B बाई ई की वैल्यू जो होगी, B बाई ई इक्वल्स टू 1 बाई वी, ये उल्टा होगा। 1 बाई वी मीन्स 1 अपॉन मीटर पर सेकंड और सेकंड पर मीटर। कौन सा ऑप्शन है? देखो डायमेंशन निकालना है, सेकंड मीन्स टाइम, टाइम के लिए T1 अपॉन मीटर मीन्स लेंथ, सो T1 L माइनस 1, ऐसे डायमेंशन होंगे। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन में बच्चों आपको मैग्नेटिक फ्लक्स दिया है फाई, फाई की वैल्यू दी है 5t क्यूब माइनस 100t प्लस 300, ठीक है, ये है 18th क्वेश्चन। आपको क्या निकालना है? EMF इंड्यूस एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड। क्या आपको फैराडेज लॉ पता है? EMF इंड्यूस इन कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स एंड E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ये होता है। सो माइनस डी बाई डी टी ऑफ इसका डेरिवेटिव 5t क्यूब माइनस 100t प्लस 300, तो 5t क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा बच्चों? 15t स्क्वायर, ठीक है। t रेज़ टू द पावर n का डेरिवेटिव n t रेज़ टू द पावर n माइनस 1, तो ये होगा 15t स्क्वायर माइनस 100, 300 की जीरो होगी, ये माइनस 15। t की वैल्यू कितने सेकंड बाद हमें पूछा है? 2 सेकंड के बाद, 2 का स्क्वायर माइनस 100, तो ये होगा 60 माइनस 100, ठीक है, ऐसे होगा बच्चों। 60 माइनस 100 कितना था? ये माइनस 40। देखो अब कौन से ऑप्शन में है? माइनस ऑफ माइनस 40 कितना आएगा? प्लस 40, क्योंकि दोनों ऑप्शन है, माइनस 40 भी प्लस 40 भी, तो ये आंसर सही होगा बच्चों। विच वन इज करेक्ट आंसर? सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये तो ऐसे करना था बच्चों, तो 18th का सी आंसर है। तो इतना आप क्विकली लिख लो, मैं आगे के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके देता हूँ। तो 19th क्वेश्चन में बच्चों दिया है मेटल कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर rotates vertically about one of its ends at angular velocity 5 radians per second. If horizontal component of Earth's magnetic field is 0.2 into 10 raised to the power minus 4 Tesla, then EMF develop between two ends of rod of conductor. ये बच्चों मोशनल EMF का कंसेप्ट है। मोशनल EMF की वैल्यू होती है BVL, एंड इफ सपोज रॉड इज रोटेटिंग, तो अगर रोटेटिंग रॉड है तो EMF होता है बच्चों हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक है, और आर स्क्वायर, ये इंटीग्रेट करके निकाला जाता है। इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था हमने आप एक, ठीक है। सो ये है बच्चों। अब देखो हमें जो वैल्यूज दी है वो हम पुट करते हैं। हाफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड 0.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4, सो बी निकाल दिया। ओमेगा 5 रेडियन पर सेकंड, तो ओमेगा की वैल्यू 5, रेडियस 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर बच्चों। सो ये होगा, ये कैंसिल, मीन 0.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4, कौन सा है देखो, और 50 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6, और 50 म्यू माइक्रो वोल्ट, ये इतने वोल्ट और इतने माइक्रो वोल्ट। सिंपल है बच्चों, डी ऑप्शन इज करेक्ट। आसान था क्वेश्चन। नेक्स्ट, एन एयर कोर सोलेनॉइड हैज 1000 टर्न्स एंड इज 1 मीटर लॉन्ग, इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड इज। सो सेल्फ इंडक्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल सोलोनॉइड के लिए, ठीक है। अब एक एक वैल्यू पुट करते हैं, इट इज सेल्फ इंडक्टेंस एल, ये लेंथ एल है, ठीक है। तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 7, क्योंकि हमें म्यू नॉट बाय 4 पाई पता है ना, म्यू नॉट बाय 4 पाई 10 रेज़ टू माइनस 7, दैट्स वाई म्यू नॉट इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 7। नंबर ऑफ टर्न्स, कितने टर्न्स दिए हैं 1000, तो 10 रेज़ टू द पावर 3 का स्क्वायर इंटू एरिया, एरिया दिया है बच्चों 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का आपको क्या लिखना होगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर मीन्स 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2 मीटर, एंड इसका स्क्वायर मीन्स 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, ये आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4, ठीक है। अपॉन लेंथ है 1 मीटर। अब देखो बच्चों, मुझे यहाँ से ये 10 रेज़ टू द पावर 6 प्लस 1 7, एंड ये 7 कैंसिल होते हुए दिखाई दे रहा है।
सो आंसर कितना आएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻3। सो मिली हेनरी आएगा बच्चों कुछ, ठीक है। सो आप ये सॉल्व करके देखिए, आंसर निकल के आएगा 20 नंबर का। नेक्स्ट 21st, एन AC सोर्स हैज वोल्टेज एंड टाइम वेरिएशन इन SI यूनिट्स गिवन बाय V इक्वल्स टू। ये बहुत ही खास क्वेश्चन है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन नीट के एग्जाम में आ सकता है, बिकॉज ऐसे ही टाइप का एक प्रीवियस ईयर आके गया है, बट वो वेव्स के अंदर था, तो यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज होता, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। वोल्टेज V इक्वल्स टू दिया है 120 साइन 100 पाई टी इंटू कॉस 100 पाई टी। आपको पूछा है बताओ मैक्सिमम वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। बच्चों आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। साइन 2 थीटा इज नथिंग बट 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कौन सा फॉर्मूला याद चाहिए आपको? साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। चलो अब इस ऊपर वाले फॉर्मूले को हम मॉडिफाई करके लिखते हैं, v इक्वल्स टू 60 इंटू 2 इंटू साइन 100 पाई टी कॉस 100 पाई टी। तो ये क्या बच्चों 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये फॉर्मूला है। सो आंसर आएगा 60 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ 2 इंटू थीटा। ये ऐसे होगा, आंसर आया बच्चों 60 साइन 200 पाई टी। ये आई वोल्टेज की वैल्यू। बट हमें तो इक्वेशन पता है, v इक्वल्स टू कितना होता है, v नॉट साइन ओमेगा टी। तो क्या यहाँ पे v नॉट दिख गया आपको? मैक्सिमम वोल्टेज इज 60 वोल्ट। कुछ बच्चों ने अगर 120 बता दिया तो वो गलत हो गया बच्चों, यहाँ पे गलती के चांसेस बहुत सारे हैं, तो आपको याद रखना है कि ये ऐसे निकल के आता है। चलो अब आगे, ओमेगा की वैल्यू कितनी आई है 200 पाई, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है बच्चों? फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई n, n इक्वल्स टू ओमेगा बाय 2 पाई। करो अब ये 200 बाय 2 पाई, 200 पाई बाय 2 पाई, ये कैंसिल 100, तो 60 वोल्ट 100 हर्ट्ज, ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। कौन सा आंसर होगा बच्चों? देखो अब सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है, ये आना चाहिए था बच्चों, डी ऑप्शन ये आ जाएगा आपको ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर का, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अलोंग लाइन ए बी विच lines in the same plane as circular loop of conducting wire as shown in figure. What will be the direction of current induced if any in the loop? ठीक है, ये देखो बच्चों, ऐसा एक लूप दिया है 22nd क्वेश्चन में, एंड ऐसे मैंने इलेक्ट्रॉन को भेज दिया, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के गुजरने की वजह से इसमें EMF इंड्यूस होगा, EMF इंड्यूस होने की वजह से करंट इंड्यूस होगा, बट पहले ये अप्रोच हो रहा है, फिर ये डिपार्ट हो रहा है लूप से, तो बच्चों क्या होगा? द करंट विल चेंज डायरेक्शन एज इलेक्ट्रॉन पासेस बाय। जैसे ही इलेक्ट्रॉन पास हो गया, करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, इसके अंदर जो करंट होगा वो। तो ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों? ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। फिर रहेगा इतना याद, तो ये क्वेश्चंस को लिख लो क्विकली। नाउ 23rd क्वेश्चन, अ कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस 1 मीटर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B of 0.01 Tesla oscillating with frequency 100 Hz with its plane at right angle to B. What will be the induced electric field? अब अगर बच्चों मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये है 23rd, ठीक है। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वोल्टेज अपॉन लेंथ, ठीक है। तो वोल्टेज को मैं EMF इंड्यूस भी लिख सकता हूँ। लेंथ अगर समझो बच्चों, ये अगर सर्कल है तो लेंथ 2 पाई आर हम कंसीडर कर सकते हैं, तो E/2 पाई आर। बट क्या EMF दिया है? देखो रेडियस तो दी है बट EMF इज नॉट गिवन, तो EMF निकालना होगा। क्या EMF फैराडेज लॉ से निकाल सकते हैं हम? दिस EMF इज d∅/dt। सो फ्लक्स B इंटू एरिया अपॉन dt इज फ्रीक्वेंसी, dt इज टाइम, बट हमें फ्रीक्वेंसी दी है ना, तो टाइम को हम लिख सकते हैं। पहले B लिख लेते हैं। B कितना है? 0.01। एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 1 स्क्वायर अपॉन टाइम। टाइम ने दिया, फ्रीक्वेंसी दी है 1/100, ठीक है। सो ये 1/100 ये कैंसल, ठीक है। सो EMF इंड्यूस कितना है बच्चों? पाई। ये जो पाई की वैल्यू है यहाँ पे रख दो। सो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू पाई अपॉन 2 पाई आर की वैल्यू 1।
ये पाई पाई कैंसिल, 1/2 आंसर है बच्चों। देखो कौन से ऑप्शन में 1/2 और 0.5 वोल्ट पर मीटर, क्योंकि ये V का वोल्टेज का यूनिट वोल्ट एंड लेंथ का यूनिट मीटर, तो आंसर वोल्ट पर मीटर आना चाहिए। विच वन इज करेक्ट? सेकंड, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, रहेगा याद। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। एन इंडक्टेंस L इक्वल्स टू 100 मिली हेनरी और रेजिस्टेंस R इक्वल टू 100 ओम एंड बैटरी E इक्वल्स टू 100 वोल्ट आर इनिशियली कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन इन फिगर। तो पहले बच्चों ये फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हम। फिगर ऐसी है कुछ, L की वैल्यू 100 मिली हेनरी है, ठीक है। रेजिस्टर की वैल्यू 100 ओहम है, ठीक है। EMF हमने 100 वोल्ट लगा दिया। करंट इन द सर्किट 1 मीटर पर सेकंड आफ्टर द शॉर्ट सर्किट इज। ये बच्चों ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट, ये एक टॉपिक होता है EMI नाम के यूनिट में। ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट ये टॉपिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो डिके की केस है। अब देखो पहले हम मैक्सिमम करंट जो पास होगा सबसे पहले वाली केस में वो ढूंढ लेते हैं। सो I नॉट इक्वल्स टू V नॉट बाय R नॉट, ठीक है, और 100/100 दैट इज 1। I नॉट की वैल्यू 1 आई बच्चों, 1 एम्पियर। फिर उसके बाद हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है द करंट इन द सर्किट 1 मीटर पर सेकंड आफ्टर द शॉर्ट सर्किट इज। तो देखो I इक्वल्स टू होता है I नॉट ई रेस टू द पावर, ठीक है, माइनस टी बाई टाउ और माइनस R बाय L इंटू टी। ये ऐसे होता है, ठीक है। ये होता है बच्चों, टाउ टाइम कांस्टेंट होता है, टी बाई टाउ, टाउ की वैल्यू L बाय R होती है। अगर मैं ये सारी वैल्यूज रख दूँ, I नॉट की वैल्यू 1 इंटू ई रेस टू द पावर, माइनस रेजिस्टेंस कितना है 100, ठीक है, L की वैल्यू 100 मिली हेनरी, मिली मीन्स 10 रेज़ टू द पावर -3। टाइम कितना दिया है हमें? 1 मिली सेकंड, 1 मिली सेकंड मीन्स 10 रेज़ टू द पावर -3। तो 10 रेज़ टू द पावर 10 रेज़ टू द पावर -3 कैंसल, 100 कैंसल, 1 इंटू ई रेज़ टू द पावर -1 और ई रेज़ टू द पावर -1। ई रेज़ टू द पावर -1 कैन बी रिटर्न एज 1/e। सो 1/e इज करेक्ट आंसर। बट आपको बच्चों इसमें ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट के ये फॉर्मूले याद चाहिए। ग्रोथ के लिए I नॉट 1 प्लस ऐसे होता है फॉर्मूला, 1 प्लस ई रेज़ टू द पावर माइनस R बाय L इंटू टी। ये दो फॉर्मूले याद चाहिए। ये हमने डिके का लिखा क्योंकि हमने बाद में शॉर्ट कर लिया सर्किट को। तो 24 का बच्चों 1/e आंसर आता है। कौन सा सही है इसमें से? डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये दो क्वेश्चन को लिख लो जल्दी। 25th क्वेश्चन देखते हैं। When 100 volt DC is applied across a coil, current of 1 ampere flows through it। 25th में देखो क्या दिया है। हमने 100 वोल्ट DC अप्लाई किया तो वोल्टेज दिया है 100 वोल्ट, ठीक है। करंट कितना पास हो रहा है बच्चों? 1 एम्पियर, ठीक है। ये हमें दिया है। बट क्या इससे हम रेजिस्टेंस बता सकते हैं? V/R, V/I और 100/1 दैट इज 100 ओहम। तो बच्चों रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट, when 100 volt AC 50 hertz is applied to same coil, only 0.5 ampere flows। तो मैंने बच्चों एक काम किया, अब इस सर्किट को, अगर ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो इस सर्किट को मैंने अब AC लगाया। AC की वैल्यू कितनी है बच्चों? 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज। बट AC लगाने की वजह से थोड़े चेंजेस आएंगे बच्चों। AC लगाने की वजह से चेंजेस आएंगे वोल्टेज के बीच में, क्योंकि इसमें आपको इंडक्टेंस पूछा है। इंडक्टेंस हम XL इक्वल्स टू ओमेगा L लिखते हैं एंड इसमें L इंडक्टेंस होता है, ठीक है। L इट इज इंडक्टेंस, XC 1/ωc, ये दो वैल्यूज होती है। सो XL इक्वल्स टू ओमेगा L, L इज इंडक्टेंस, यही L को ढूंढना है। बट क्या आपको ये पता है कि Z इक्वल्स टू √R² प्लस XL² होता है? ये होता है ना, Z इक्वल्स टू √R² प्लस XL²। अब इसमें Z की वैल्यू देखते हैं, कुछ दिखती है क्या हमें? Z इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे? अगर मुझे Z निकालना है, Z इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन करंट, बट वोल्टेज मैक्सिमम अपॉन करंट। मैक्सिमम वोल्टेज कितना है अभी? 100 वोल्ट। बट इस सेकंड केस में करंट देखो, सेकंड केस में करंट 0.5 है,
ठीक है, 0.5 एम्पियर। दैट्स वाई जेड की वैल्यू इतनी होगी, और जो कि निकल के आएगी बच्चों ये आएगी 200 निकल के। अब ये सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, आर की वैल्यू पुट करेंगे, जेड की वैल्यू पुट करेंगे, देखते हैं क्या मिलता है। तो 200 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इक्वल्स टू आर स्क्वायर मीन्स 100 स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। सो ये होगा 4 1 2 3 4 माइनस 2 3 4 इक्वल्स टू एक्सएल स्क्वायर, और एक्सएल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 के ऊपर 40, ठीक है, और एक्सएल इक्वल्स टू अंडर रूट दिस और 100√3। सिंपल है। एक्सेल की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 100√3। बट क्या हमें एक्सेल पूछा गया था? नहीं, हमें इंडक्टेंस पूछा है एल। सो अभी इस एक्सेल की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, एल की वैल्यू निकाल लेते हैं। एल इक्वल्स टू एक्सएल बाय ओमेगा। एक्सेल की वैल्यू 100√3 ओमेगा 2 पाई इंटू एन। फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, तो ये हो गया 50। ये कैंसल बच्चों। √3 की वैल्यू 1.73 अपॉन पाई की वैल्यू 3.14। देखो ये कैलकुलेट करके कितना आता है, तो ठीक है। तो इसका नियर अबाउट बच्चों आंसर फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं रह सकता है, क्योंकि अगर मैं ये रेशियो चेक करूँ तो नियर अबाउट मुझे 0.55 हेनरी ऐसे दिखाई दे रहा है। तो आप पॉइंट के हिसाब से मिली हेनरी इसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। कैलकुलेशन नहीं भी किए तो आंसर बता सकते हो। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये था बच्चों 25th क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट 26th क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन की फिगर में ड्रॉ करके देता हूँ पहले तो। बच्चों एक एलसीआर सर्किट दिया है आपको, पूछा है वोल्ट मीटर एंड एमीटर की रीडिंग बताओ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसमें पहले तो एक काम करते हैं हम, ये पहले हमें रेजिस्टर दिखाई दे रहा है आर, ये है इंडक्टर, ये है कैपेसिटर। क्या मुझे वोल्टेज अक्रॉस दिस इंडक्टर इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर दिख रहा है? मीन्स VL इक्वल्स टू VC, VL इक्वल्स टू VC, देयरफॉर XL इक्वल्स टू XC। अब I इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? V बाय Z। V वोल्टेज कितना है? 100 वोल्ट अपॉन Z। Z की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। बट ये वोल्टेज सेम होने की वजह से XL XC सेम है, XL XC सेम होने की वजह से ये जो टर्म है ये 0 निकल के आएगी। मीन्स आंसर आएगा I इक्वल्स टू 100 बाय R, और 100 बाय रेजिस्टेंस कितना है? 100 ही है, ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू भी यहाँ पे यहाँ पे 50 ड्रॉ करके दी है, लिख के दी है 50 ओम, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 50 ओम दी है, तो अपॉन 50 कर लेता हूँ मैं। 52 था तो 2 एम्पियर बच्चों करंट निकल के आया। मीन्स एमीटर की रीडिंग कितनी आई? 2 एमीटर। एक क्वेश्चन तो हो गया, हमने निकाल लिया। दूसरा, वोल्ट मीटर कितना रीड करेगा? अब सिंपल सी बात है बच्चों, वोल्ट मीटर कितना रीड करेगा? 100 वोल्ट, ये 100 वोल्ट रीड करेगा, ठीक है। ये सिंपल सी केस है। तो देखो अब कौन सा ऑप्शन सही है? वोल्टेज 100 वोल्ट, करंट 2 एम्पियर। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे था बच्चों ये, ठीक है। नाउ 27th क्वेश्चन। 27th क्वेश्चन में दिया है इन एन एसी सर्किट द रिएक्टेंस ऑफ कॉइल इज √3 टाइम्स इट्स रेजिस्टेंस। सो देखो 27th में रिएक्टेंस XL इज √3 टाइम्स रेजिस्टेंस, ये दिया है। फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल टू करंट थ्रू कॉइल। अब tan phi की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? XL बाय R। सो XL बाय R यहाँ से कितना निकल के आएगा देखो, और XL को √3R पुट करो, √3R बाय R, ये होगी tan phi की वैल्यू √3। tan कितना √3 होता है? 60, तो phi की वैल्यू 60 डिग्री और π/3। देखो कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन, सिंपल है। चलो नेक्स्ट, इन LCR AC सर्किट वोल्टेज अक्रॉस ईच कंपोनेंट LCR इज 50 वोल्ट, वोल्टेज अक्रॉस LC कॉम्बिनेशन। अब देखो 28 VL इक्वल्स टू VR इक्वल्स टू VC, ये तीनों 50 है।
सो अगर मैं LC कॉम्बिनेशन की बात करूं तो VL माइनस VC होता है बच्चों, 50 माइनस 50 कितना आएगा 0। दैट मीन्स LC कॉम्बिनेशन के लिए 0 आंसर निकल के आएगा। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन, सिंपल है। नेक्स्ट 29th में दिया है अ ट्रांसफॉर्मर हैज 100 टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। तो मैं NP की वैल्यू लिख लेता हूँ, प्राइमरी कॉइल NP की वैल्यू 100 टर्न्स, ठीक है। उसके बाद कैरीज 8 एम्पियर करंट, तो करंट इन प्राइमरी 8 एम्पियर दिया है, ठीक है। इनपुट पावर इज 1 किलोवाट, तो पावर इनपुट बच्चों दी है 1 किलोवाट, मीन्स 1 × 10⁻³ वैट, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, N इन सेकेंडरी कॉइल पूछा है, सो एज टू हैव 500 वोल्ट आउटपुट। सो बच्चों आउटपुट जो है V आउटपुट ये है 500 वोल्ट, ठीक है। सो देखो E और V ऑन सेकेंडरी, ये मैं E आउटपुट और E सेकेंडरी लिखता हूँ। E ऑन सेकेंडरी अपॉन E ऑन प्राइमरी इक्वल टू N ऑन सेकेंडरी अपॉन N ऑन प्राइमरी। N ऑफ सेकेंडरी देखो कितने हैं, ये निकालनी है, ठीक है। तो NS इक्वल्स टू ES अपॉन EP इंटू NP, ऐसे करना होता है। अब E इन सेकेंडरी कॉइल कितना चाहिए बच्चों? 500 वोल्ट। नंबर इन प्राइमरी कितना है? 100। बट EMF और वोल्टेज इन प्राइमरी पता नहीं, ये निकालने के लिए हमें पावर दी है। पावर का इस्तेमाल बच्चों उसके लिए हो सकता है। तो P इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है VI, और वोल्टेज को ही हम E लिखते हैं, EI लिख सकता हूँ मैं। सो E की वैल्यू होती है P/I। अगर ये प्राइमरी के लिए निकालूँ तो I भी प्राइमरी के लिए लिखना होगा। सो पावर है 10⁻³ I इन प्राइमरी इज 8। सो अगर मैं 10⁻³ को 8 से डिवाइड करता हूँ तो ये नियर अबाउट 125 आता है बच्चों, ठीक है। ये अगर मैं वैल्यू रख दूँ यहाँ पे, ठीक है, या फिर मैं 10⁻³/8 वैसे ही रहने दूँ, तो ये आएगा 10⁻³/8, इसमें से 2 और 1 3 कैंसिल हो जाएंगे, 50 × 8 निकल के आएगा, ये आएगा 400। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल 400 टर्न्स आनी चाहिए, सिंपल है क्या ऐसे ऑप्शन को? सी ऑप्शन इज करेक्ट। आ जाएगा बच्चों आपको ये, तो लिख लो इनको क्विकली। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर का। ये एम्स के एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। एन AC सोर्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा is fed across resistor R and capacitor C in series. Current registered is I. तो पहले करंट की वैल्यू बच्चों I थी, 30th नंबर का क्वेश्चन। If now frequency is changed to ω/3 but voltage same, V को सेम रखा है हमने, ठीक है। करंट इन द सर्किट इज फाउंड टू बी हाफ। करंट क्या हुआ बच्चों? करंट हुआ हाफ, ठीक है। कैलकुलेट रेशियो ऑफ रिएक्टेंस टू रेजिस्टेंस एट ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। सो XC/R हमें निकालना है एट ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ओमेगा। देखो करंट हाफ हो गया, दैट मीन्स इम्पीडेंस और Z ये ट्वाइस हो जाएगा। सो Z2 इक्वल्स टू ट्वाइस Z1। तो Z2 की वैल्यू जो है Z इक्वल्स टू होता है बच्चों √, ठीक है। अब जो जो वैल्यूज दी है वो चेक करेंगे हम, R + XC², क्योंकि L तो है नहीं, सो √R² + XC² इक्वल्स टू ट्वाइस √R² + XC²। ये डैश वाला, ये सेकंड वाला, ठीक है, ये फर्स्ट वाला। सो R तो उतना ही है बच्चों, तो R² रहने देता हूँ। XC के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 1/ωc। तो ओमेगा को मैंने सेकंड टाइम हाफ या 1/3 ω/3 कर लिया था, तो यहाँ पे ω/3 लिखता हूँ, इंटू C का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 √R² + 1/ωc², ठीक है, ऐसे होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड आंसर आएगा R² प्लस ये होगा 9/ω²c² इक्वल्स टू 4 इन ब्रैकेट, मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ, 4R² + 4/ωc² ऐसे होगा। तो बच्चों अब ये आएगा कुछ इस तरीके से, 9 - 4 5 5/ω²c² इक्वल्स टू 4 - 1 3R²। ये किया मैंने, ठीक है। अब देखो
ये आएगा 3/5 इक्वल्स टू 1/ω² c² इंटू r²। अब 1/ω c इज नथिंग बट xc इनिशियली, सो xc²/r² इक्वल्स टू 3/5, xc/r इक्वल्स टू √3/5 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। आ गया बच्चों, बहुत ही सिंपल है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलते हैं आपको, हरिहंत की किताब में भी है, सिंगेज की किताब में भी है, ऐसे टाइप के। एम्स में भी आ गया था ये क्वेश्चन। तो सिंपली आपको देखना है कि क्या हाफ किया तो क्या ट्वाइस होगा, एंड उसमें अगर वैल्यूज पुट कर दिया आपने बेसिक तो आंसर आ जाता है। बट हाँ, आपको EMI पूरा आना चाहिए बच्चों इनके लिए, ठीक है। सो आंसर ए इज करेक्ट। नाउ 31st क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूनिट से ये क्वेश्चन है। अब देखो EM वेव में ऐसे होता है बच्चों, अगर EM वेव की डायरेक्शन x की तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड y की तरफ होती है, मैग्नेटिक फील्ड z की तरफ, मींस तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो 31st क्वेश्चन का आंसर आता है बच्चों डी। अब 32 जो क्वेश्चन है ये रे ऑप्टिक्स इस यूनिट के ऊपर बेस्ड है। दिया है बच्चों, अ फिश लुकिंग अप थ्रू द वाटर सीज द आउटसाइड वर्ल्ड contained in a circular horizon. If refractive index of water is 4/3 and fish is 12 centimeter below the surface, radius of circle in centimeter is। देखो बच्चों, एक ऐसा वाटर सरफेस है, नीचे यहाँ पे फिश है, फिश यहाँ से ऊपर देख रही है तो ये ऐसे दिखेगी तो इसे कुछ ऊपर का दिखाई देगा। बट एक एंगल ऐसे होगा बच्चों कि ये जो रे है जो यहाँ से गुजरेगा ये हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करेगा, ठीक है। इसी एंगल को क्रिटिकल एंगल सी कहते हैं। क्रिटिकल एंगल पढ़ा होगा ना, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्रीज होता है, ठीक है। सो दिस इज क्रिटिकल एंगल सी, ठीक है। अब अगर ये फिश ऐसी देख रही है तो बच्चों अगर आप ऊपर से देखोगे तो ये जो डिस्टेंस आया कुछ, मैं इसे r ले लेता हूँ, r, तो इस रेडियस का एक सर्कल बनेगा जिस हद तक ये फिश देख पाएगी, उसके बाहर का नहीं दिखाई देगा उसे। क्यों? बिकॉज ऑफ इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो बच्चों ये जो सर्कल है इसकी अगर ये रेडियस r निकालनी है तो h हमें गिवन है। h की वैल्यू कितनी है बच्चों? h इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर दिया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज म्यू इक्वल्स टू 4/3, म्यू की वैल्यू 4/3 दी है, ठीक है। r निकालना है। सो अगर ये C है बच्चों तो क्या ये भी C होगा? ये ऐसे एंगल्स, ठीक है, ये C तो ये भी C। सो अब अपोजिट बाय एडजेसेंट कौन सा एंगल होगा? tan। सो tan C इक्वल्स टू R अपोजिट बाय H। सो R इक्वल्स टू H tan C। बट क्या हमें tan C पता है? C तो नहीं पता, तो C कैन बी फाइंड आउट। कैसे? ये क्रिटिकल एंगल से साइन C, साइन क्रिटिकल एंगल इक्वल्स टू 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यह फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्रिटिकल एंगल इक्वल्स टू 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो ये आएगा 1/4/3 और साइन C इक्वल्स टू 3/4, ठीक है। ये आया बच्चों साइन। अब साइन की वैल्यू यहाँ पे पुट करके आप निकाल सकते हो। अब साइन से tan निकाल जाता है क्योंकि सारे ऑप्शन में साइन इनवर्स वगैरह तो लिख के नहीं, तो साइन से tan कैसे निकालेंगे हम? देखो, ये अगर थीटा है, ये है 3, तो साइन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट, ये C ले लेता हूँ, अपोजिट बाय हाइपोटेनियस। ये जो एंगल है ये कितना आएगा बच्चों? अंडर रूट, सॉरी ये साइड जो होगी ये आएगी अंडर रूट 16 - 9 पाइथागोरस से। दिस साइड स्क्वायर इक्वल प्लस दिस साइड स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर। सो ये आएगा अंडर रूट 7, ठीक है। सो अब अगर अपोजिट एंड एडजेसेंट साइड आपको पता चली है तो क्या tan C इक्वल्स टू 3/√7 होगा? चलो सारी वैल्यूज डाल देते हैं। h की वैल्यू 12 डाल दो यहाँ पे, 12 इंटू tan C इक्वल्स टू अपोजिट बाय एडजेसेंट 3/√7। कौन सा ऑप्शन है देखते हैं। ये 3/√7 चाहिए, कौन सा ऑप्शन है देखते हैं। डी ऑप्शन इज करेक्ट, 12 इंटू 3/√7, ये है रेडियस। किसी क्वेश्चन में इस सर्कल का एरिया भी पूछा जाता है तो πr² कर लो, हो गया एरिया। कभी कभी आपको पूछा जाता है नीचे से टॉर्च लगा दी तो ऊपर एक हमें सर्कल दिखाई देता है, उस सर्कल की रेडियस बताओ। ये ऐसे ही ढूंढ सकते हैं बच्चे। पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिया, पॉइंट सोर्स रख दिया लाइट का, तो ऐसे ढूंढना है। तो ये रे ऑप्टिक्स के खास क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन। 33rd क्वेश्चन में आपको एक रे डायग्राम दी है। रे डायग्राम ऐसे कुछ है, यहाँ पर लेंस है,
ये है N1, ये है N2, ये है NG। अब देखो बच्चों, डायग्राम से हमें क्लियर ऐसे दिखाई दे रहा है N1 N2 इक्वल, ठीक है। अब ये जो Ng है N1 है, इनके बीच में रिलेशन क्या होगा? पहले तो ये लेंस बताओ कौन सा है। दिस लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। बट कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग का काम तो नहीं करता। ये डाइवर्जिंग का काम तभी करता है अगर बाहर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो इनसाइड मीडियम है और लेंस का मीडियम है, उससे ज़्यादा हो। कॉन्वेक्स लेंस बिहेव्स एज डाइवर्जिंग लेंस when the refractive index of lens is smaller than refractive index of neighboring medium। तो Ng की वैल्यू N1 से लेस होनी चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन है। कौन से ऑप्शन में है देखते हैं। देखो अब N1 इक्वल्स टू N2, N1 इज ग्रेटर देन Ng, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऐसे करना था बच्चों 33rd को सॉल्व। नेक्स्ट है बच्चों 34th क्वेश्चन। क्या दिया है देखो, an object is placed at 15 cm from convex lens of focal length 10 cm, where should another convex mirror of radius 12 cm be placed such that image will coincide with object। तो जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। 34th की फर्स्ट केस में आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है बच्चों, u की वैल्यू दी है 15 बट -15 लिखता हूँ मैं क्योंकि पीछे रखते हैं ऑब्जेक्ट को हम। अब मिरर की फोकल लेंथ दी है, कॉन्वेक्स मिरर है तो प्लस लेता हूँ मैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले तो मैं इस मिरर की इमेज जो फॉर्म होगी वो ढूंढ लेता हूँ मिरर फॉर्मूला से। सो मिरर फॉर्मूला से इमेज डिस्टेंस ढूंढ लेते हैं। 1/v इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u। 1/f की वैल्यू 1/10 प्लस 1/u की वैल्यू -15, तो ये माइनस आ जाएगा बच्चों। ये होगा कुछ इस तरीके से, LCM 30 होगा ये, 10 3 ज़ा 15 2 ज़ा 1/v। तो ये 3 - 2 कितना आता है बच्चों 1। सो 1/30 1/v की वैल्यू आई, v की वैल्यू कितनी आई 30। अब बच्चों आपको आगे क्या पूछा है, वेयर शुड अनदर कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। एक कॉन्वेक्स मिरर जिसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है, ये कहाँ पे हमने पुट करना चाहिए सो डैट इमेज विल कोइंसाइड विथ ऑब्जेक्ट। तो देखो बच्चों, अगर मैं इस मिरर को प्लेस करता हूँ तो उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहाँ पे ऑब्जेक्ट एंड मिरर फॉर्म होनी चाहिए। वो ऐसा पॉइंट रहेगा जहाँ पे दोनों कोइंसाइड होंगे। सो अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है उसका, तो मुझे एक काम करना होगा, 12 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, कर्वेचर 12 है। सो मुझे अगर डिस्टेंस ऑफ दिस मिरर निकालना है तो मुझे एक काम करना होगा, 30 में से इस 12 को घटा देना होगा। ये बच्चों 18 सेंटीमीटर निकल के आएगा। ये है ऑप्शन। सो विच वन इज करेक्ट, ए ऑप्शन सही है बच्चों, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट 35th क्वेश्चन में दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म फॉर मोनोक्रोमेटिक वेव इज √2 एंड इट्स रिफ्रैक्टिंग एंगल इज 60 डिग्री। फॉर मिनिमम डेविएशन द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 35th क्वेश्चन में, म्यू की वैल्यू दी है √2, रिफ्रैक्टिंग एंगल आर की वैल्यू दी, सॉरी रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म दिया होता है। रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए, कैपिटल ए, जो कि 60 दिया है हमें। और क्या पूछा है देखो, फॉर मिनिमम डेविएशन डेल्टा मिनिमम आई ढूंढना है हमें। फॉर डेल्टा मिनिमम फाइंड आई एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो बच्चों क्या आपको ए के लिए फॉर्मूला पता है, R1 + R2 होता है, ए इक्वल्स टू R1 + R2 प्रिज्म के लिए होता है ऐसे। वेयर ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म, ये ए एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो बच्चों ऐसे अगर रे आ रहा है, ठीक है, सो हम R1 एंड R2 की एडिशन लिखते हैं ए को। अब देखो फॉर मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन याद है, मिनिमम डेविएशन के लिए R1 = R2, R1 R2 दोनों सेम होने चाहिए। सो ए कैन बी रिटर्न एज R + R, लेट R1 = R2 = R। अब A = कितना आया बच्चों, 2 R, R = A/2, A/2 मीन्स 60/2, दैट इज 30 डिग्री, R आया। अब अगर मैं लॉ लगाऊं, स्नेल्स लॉ, तो म्यू = sin I/sin R, ठीक है।
अब साइन आई इक्वल्स टू म्यू साइन आर, ठीक है। म्यू की वैल्यू 1/√2 साइन 30 डिग्री, साइन 30 की डिग्री बच्चों, म्यू की वैल्यू 1/√2 है या √2 है, सॉरी √2, म्यू की वैल्यू √2 है, ठीक है। एंड साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो √2 इंटू 1/2, सो ये होगा √2 इंटू √2 2 होता है, तो डेट्स वाई आंसर आ जाएगा बच्चों साइन आई इक्वल्स टू 1/√2। आपको पता होना चाहिए 2/√2 की वैल्यू √2 होती है और 2 इक्वल्स टू √2 इंटू √2 होता है, तो इससे ही मैंने ये मैथमेटिकली सॉल्व कर लिया, इजी आ जाएगा आपको। तो ये था बच्चों 35th क्वेश्चन, जिसका आंसर आता है, अब अभी आंसर नहीं आया, साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 आई, वेयर आई इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/√2, साइन कितना 1/√2 होता है 45 डिग्री, सो आंसर आएगा बच्चों 45 डिग्री। तो ऑप्शन में एंगल्स दिए हैं, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट 36th क्वेश्चन, a leaf which contains only green pigments is illuminated by laser light of wavelength 0.632 mu m, ठीक है। it would appear to be, अब ये जो 0.632 म्यू एम, ये जो बच्चों वेवलेंथ दी है, अगर मैं आर्मस्ट्रॉन्ग में लिखूँ तो आर्मस्ट्रॉन्ग म्यू में 10⁻⁻⁶, तो आर्मस्ट्रॉन्ग में इसकी वैल्यू आएगी 6320 आर्मस्ट्रॉन्ग। बट ये तो ग्रीन लाइट के लिए बिलोंग नहीं करती, ये जो वेवलेंथ है इट डज नॉट बिलोंग टू ग्रीन लाइट, दैट्स वाई जो भी हमने लाइट छोड़ा है वो पूरा बच्चों लिफ एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर पूरा लाइट एब्जॉर्ब कर लिया लिफ ने, तो क्या वो कुछ रिफ्लेक्ट करेगा? नहीं, सो लिफ विल अपीयर एज ब्लैक, सो बच्चों इट वुड अपीयर टू बी अ ब्लैक, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ऐसे आता है। क्वेश्चंस को देख लो इन, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37th, दिया है आपको, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, इफ ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द मिरर, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज विल बी। इजी क्वेश्चन है बच्चों, क्विकली सॉल्व करके देते हैं, सिर्फ दो इसमें कंडीशंस दी है वो आपको देखना है। पहले हमें u की वैल्यू दी है 40 सेंटीमीटर, हमने प्लेस करके रखा है, ठीक है। कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ -15 लिखना होगा, कॉन्केव मिरर है तो, ठीक है। अब इस कंडीशन में अगर मैं मिरर फॉर्मूला लगा के v की वैल्यू निकालूँ, सो 1/v इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u, तो ये होगा 1/-15 प्लस 1/40, ये होगा। अब ये इसका एलसीएम आता है बच्चों 120, ठीक है। 15 8 था तो -8 प्लस 43 था तो +3, ये आएगा -5/120 1/v इक्वल्स टू v की वैल्यू 120/5 माइनस में -5 2 था 5 4 था -24 सेंटीमीटर, ये आई इमेज की वैल्यू, इमेज का डिस्टेंस। बट अभी ख़त्म नहीं हुआ क्वेश्चन, हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर टूवर्ड्स मूव किया, तो अगर मैं टूवर्ड्स मूव करता हूँ तो u की वैल्यू कितनी होगी 40 - 20 दैट इज 20। अब इस u2 के लिए वापस हम v निकाल लेंगे, सो अगर मैं वापस v निकालूँ, सो 1/v इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u, 1/f की वैल्यू -15 प्लस 1/u2 की वैल्यू 20, ठीक है। ये आएगा 40 आएगा इसका एलसीएम, 60 आएगा इसका एलसीएम, देखते हैं 60, 15 4 था तो -4, ये +3, तो 1/v की वैल्यू इतनी आई, और v की वैल्यू आएगी बच्चों, ये आएगा -1/60 और v इक्वल्स टू -60 सेंटीमीटर। तो पहले था -24 पे, फिर आई इमेज की डिस्टेंस -60, तो डिफरेंस कितना आया बच्चों, डिफरेंस आया -24 माइनस ऑफ -60, या फिर 60 - 24 मैग्नीट्यूड वाइज, ये कितना आता है बच्चों 60 - 24 36 सेंटीमीटर, सो डेल्टा v इमेज इज डिस्प्लेस्ड बाय 36 सेंटीमीटर, विच वन इज करेक्ट आंसर, बी, ठीक है। नेक्स्ट 38, ये जो 37 है ना अभी करवाया था, ये बच्चों नीट में आया था क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में, 2 साल पहले आया था ये, ठीक है। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन, ये एम्स में आया है क्वेश्चन, द वेव ऑफ वेवलेंथ 5900 आर्मस्ट्रॉन्ग इमिटेड
by any atoms a molecule must have some finite total length which is known as coherence length. For sodium light this length is 2.4 centimeter. The number of oscillations in this length will be. ये बच्चों एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है जिसमें आपको नंबर ऑफ ऑसिलेशंस के लिए एक फॉर्मूला पता चाहिए, वो होता है L बाय लैम्बडा। ठीक है, 38 क्वेश्चन में नंबर ऑफ ऑसिलेशंस के लिए फॉर्मूला L बाय लैम्बडा। लेंथ कितनी दी है L 2.4 सेंटीमीटर, सो ये होगा 2.4 सेंटीमीटर है तो 10⁻⁻² अपॉन वेवलेंथ लैम्बडा 5900 आर्मस्ट्रॉन्ग और 10⁻⁻10। अब ये आपने सॉल्व कर लेना। ठीक है, इजी है ये क्वेश्चन, ये एक एक्स्ट्रा का फॉर्मूला आपने लिख लेना, एम्स की एग्जाम में आया था। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों 39 क्वेश्चन में क्या दिया है, इन अ 2 स्लिट एक्सपेरिमेंट दैट इज YDAC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन है ये, विथ मोनोक्रोमेटिक लाइट फ्रिंजेस are obtained on a screen placed at some distance from slit. If slit is moved by 5 into 10⁻⁻² meter towards the slit, change in fringe width is 10⁻⁻³ meter. Wavelength of light used is, distance between slit is 0.03 millimeter. अब फ्रिंज विड्थ के लिए फॉर्मूला बताइए, ये 39 क्वेश्चन है। फ्रिंज विड्थ के लिए फॉर्मूला बताया बच्चों, बीटा और x इक्वल्स टू लैम्बडा डी बाई डी, एक्स लिखता हूँ मैं, x इक्वल्स टू लैम्बडा डी बाई डी, ये होता है फॉर्मूला। ठीक, अब इसमें ये जो होता है इट इज फ्रिंज विड्थ, एंड ये जो होता है इट इज डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। लैम्बडा इज वेवलेंथ, डी इज डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट्स। ठीक है, अब बच्चों मैं पहले x1 इक्वल्स टू लिखता हूँ लैम्बडा d1 बाय स्मॉल d, ये पहले थी, बाद में x2 हो गई जब मैंने इस d को चेंज किया लैम्बडा d2 बाई d। अगर मैं x2 माइनस x1 करूँ तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, लैम्बडा d2 बाई d माइनस लैम्बडा d1 बाई d। ठीक है, अब इसमें से x2 माइनस x1 और डेल्टा x इक्वल्स टू लैम्बडा बाई d डेल्टा d, ये मैं डायरेक्ट इस इक्वेशन में भी लिख सकता हूँ, डेल्टा x इक्वल्स टू लैम्बडा डेल्टा d बाई d, डेल्टा इज चेंज। ठीक है, अब देखो कितना हमने चेंज किया, स्क्रीन इज मूव्ड बाय 5 इंटू 10⁻⁻², ये लैम्बडा इंटू 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर, -2 है ना, हाँ। डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट्स बच्चों 0.03 मिलीमीटर दिया है, 0.03 मिलीमीटर है तो 10⁻⁻3। डेल्टा एक्स फ्रिंज विड्थ में चेंज कितना आया, चेंज इन फ्रिंज विड्थ इज 10⁻⁻3, ये आया। निकाल लेते हैं लैम्बडा। लैम्बडा आएगा बच्चों कुछ इस तरीके से, 0.03 इंटू 10⁻⁻3 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन 5 इंटू 10⁻⁻2, तो ये 2 कैंसिल कर लेंगे हम, तो ये मैं लिखता हूँ 3/5 इंटू 10⁻⁻6, 5 6 दा तो 0.6 इंटू 10⁻⁻6 आ गया बच्चों आंसर, इतना मीटर। देखो कौन सा आंसर है, A इज 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग, B इज 4500 आर्मस्ट्रॉन्ग, C इज 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग। 6000 सही है, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 6 इंटू 10⁻⁻7 और 6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर और 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग। आ गया बच्चों आंसर। ठीक है, आ जाएगा आपको सी ऑप्शन इज करेक्ट। 40 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज मिनिमम थिकनेस ऑफ थिन फिल्म रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम इट। थिन फिल्म इंटरफेरेंस का क्वेश्चन है ये। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर फिल्म इज 1.5, वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन फिल्म इज 600 नैनोमीटर। सो इसके लिए फॉर्मूला होता है बच्चों ट्वाइस म्यू टी इक्वल्स टू 2n+1 λ/2। थिन फिल्म इंटरफेरेंस के लिए है ये है 40 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, ये होता है वेयर टी इज थिकनेस, लैम्बडा इज वेवलेंथ। अब फॉर मिनिमम थिकनेस के लिए n की वैल्यू 0 रखो यहाँ पे 0, ट्वाइस म्यू टी इक्वल्स टू λ/2 ये आएगा। अगर मुझे क्या निकालनी है, मुझे थिकनेस, तो t इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन 2 म्यू इंटू 2
और लैम्बडा बाय 4 म्यू। अब इस फॉर्मूला में वैल्यू डालो, आंसर आएगा। लैम्बडा वेवलेंथ इज 600 नैनोमीटर, तो 600 नैनो है तो 10⁻⁹ ठीक है। ये माइक्रो रहता तो -6 होता, ये है अपॉन, अब नैनोमीटर ही रहने देंगे क्योंकि आंसर भी नैनोमीटर में है, तो 600 नैनोमीटर ऐसे ही रहने देंगे, अपॉन 4 इंटू म्यू की वैल्यू 1.5, तो 1.5 4 ज़ा 6, तो 600/6 नैनोमीटर, और ये आएगा बच्चों 100 नैनोमीटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देखो थिकनेस के लिए, 100 नैनोमीटर, और ए ऑप्शन इज करेक्ट। आ जाएगा आपको इतना। नाउ 41st क्वेश्चन दिया है, द डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप इज 0.1 मीटर, वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग, द रिजॉल्विंग पावर वुड बी अप्रोक्सीमेटली। रिजॉल्विंग पावर के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों RP = 1.22 लैम्बडा बाई डी, ठीक है। वैल्यूज डाल देते हैं, 1.22 लैम्बडा की वैल्यू, वेवलेंथ इज 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो आर्मस्ट्रॉन्ग है तो 10⁻⁻10, ठीक है, अपॉन डी, डायमीटर इज 0.1। अब इसमें आंसर देखिए बच्चों, तो देखो सारे आंसर में 6 लिखा है, मीन्स 1.22 को नियर अबाउट 1 मान लिया इन्होंने। देखते हैं अब, ये होगा 6 × 10⁻⁻6 बाई 10⁻⁻1, ठीक है। आंसर देखते हैं अब, ये ऐसे होगा कुछ, 6000 ये ना, हाँ सही है। देखो अब कितना होगा, ये आएगा 6 × 10⁻⁻6 + 1 और 6 × 10⁻⁻5, ये आएगी रिजॉल्विंग पावर। हो गया बच्चों, आ जाएगा आपको, तो ऐसे करना था इसे सॉल्व। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। White light may be considered to be mixture of wave with lambda ranging between 3000 Armstrong and 7800 Armstrong. An oil film of thickness 10000 Armstrong, 10,000 Armstrong is examined normally by reflected light. If mu = 1.4, the film appears bright for, देखो अब 42, ये ऑयल का इंटरफेरेंस दिया है आपको, सो ट्वाइस म्यू टी कॉस आर = 2n-1 λ/2 ऐसे होता है। अब बच्चों इसमें हमें लैम्बडा की वैल्यू पूछी है, तो लैम्बडा की वैल्यू निकालने के लिए n की अलग अलग वैल्यूज रखनी होंगी हमें, ठीक है। सो लैम्बडा = 4 म्यू टी कॉस आर अपॉन 2n-1, यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 4 रखते जाओ। यहाँ पे देखो म्यू भी दिया है आपको, म्यू कितना दिया है, म्यू 1.4 है, ठीक है, नॉर्मली है, तो ये भी r भी आ जाएगा बच्चों, ठीक है। और क्या दिया है देखो, थिकनेस t की वैल्यू 10,000 आर्मस्ट्रॉन्ग और 10⁻⁴ × 10⁻⁻10 और 10⁻⁻6 आर्मस्ट्रॉन्ग आई है। अब आपको क्या करना है, देखो मैं हिंट दे देता हूँ आपको, n की जगह 1 2 3 4 ये वैल्यूज डालो एंड लैम्बडा की वैल्यूज निकाल लो। कहाँ से लेके कहाँ तक, 3000 से लेके 7800 आर्मस्ट्रॉन्ग तक आंसर आ जाएंगे आपके। तो ये कैलकुलेशंस करना बच्चों आपने, अभी मैंने हिंट तो आपको दे दी है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, उसमें दिया है 2 लाइट रेज हैविंग द सेम वेवलेंथ लैम्बडा इन वैक्यूम आर इन फेज इनिशियली, देन द फर्स्ट रे ट्रेवल्स इन अ पाथ L1 थ्रू अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, while second ray travels path L2 through a medium of refractive index N2. Two waves are then combined to produce interference. The phase difference between two waves is, तो phase difference delta phi equals to 2 pi delta x by lambda, where delta x is path difference। ये फॉर्मूला बच्चों आपने देखा होगा, ठीक है, ये फॉर्मूला है 43, डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई डेल्टा एक्स बाय लैम्बडा। अब डेल्टा एक्स दैट इज
पाथ, चेंज इन पाथ, तो पहला पाथ जो होगा वो होगा n1, पहले n1 एंड L1 दिया है ना, तो पहला जो पाथ होगा वो होगा n1 L1 एंड दूसरा जो पाथ होगा वो होगा n2 L2। सो डेल्टा x विल बी इक्वल्स टू n1 L1 माइनस n2 L2। ये अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ तो डेल्टा फाई विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा n1 L1 माइनस n2 L2। ये आ गया बच्चों आंसर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों? ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, देख लो इतने क्वेश्चंस को, मैं नेक्स्ट सॉल्व करके देता हूँ फिर। 44th क्वेश्चन, टू पोलराइड्स P1 P2 आर लेस्ड विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अनपोलराइज्ड लाइट I0 इज इंसिडेंट ऑन P1। थर्ड पोलराइड P3 is kept between P1 and P2 such that its axis make an angle of 45 degree with P1. The intensity transmitted through light P2 through polarized P2 is। अब देखो बच्चों, पोलराइड्स का ये है बेसिक थोड़ा, ये मैं पहला पोलराइड ले लेता हूँ। अगर मैंने इंटेंसिटी ऑफ लाइट I0 यहाँ से छोड़ दी तो बाहर बच्चों ये जो P1 से लाइट निकलेगा ना, सो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, थ्रू मीन्स आफ्टर पासिंग थ्रू P2, आफ्टर पासिंग थ्रू P2 ये I डैश की वैल्यू आती है बच्चों I0/2। ये आपको एक प्रॉपर्टी पता चाहिए कि अगर पोलराइड से मैंने लाइट भेज दिया तो इंटेंसिटी कितनी होती है I0/2। बट इस P1 के तुरंत बाद इन्होंने दिया है कि मैंने एक P3 भी रख दिया है जो 45 डिग्री एंगल्स पे है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक और बच्चों पोलराइड रख दिया जो कि 45 डिग्री एंगल पे है। अगर 45 डिग्री एंगल पे है तो I डैश की वैल्यू आती है बच्चों, I डबल डैश लिखता हूँ क्योंकि I डैश तो पहले ही लिख लिया मैंने, I डबल डैश विल बी इक्वल टू I डैश कॉस स्क्वायर थीटा। I डैश की वैल्यू रख देते हैं हम I0/2 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, सो I0/2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो I0/4, यही इंटेंसिटी I डबल डैश की वैल्यू। बट यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि ये तो P3 था, इसके बाद में एक और P2 रखा है एंड हमें इस P2 से जो आने वाला लाइट है उससे कितनी इंटेंसिटी आएगी वो पूछा है। तो हमें यही फॉर्मूला वापस एक बार लगाना होगा। सो I ट्रिपल डैश लिखता हूँ मैं, विल बी इक्वल टू I डबल डैश कॉस स्क्वायर थीटा। I डबल डैश की वैल्यू I0/4 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, ये है बच्चों। तो ये होगा I0/4 कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर I0/4 इंटू 1/2 और I0/8, यही I ट्रिपल डैश की वैल्यू आ गया बच्चों आंसर। तो ध्यान दो, पहले आपने याद रखना कि सिंपल पोलराइड से भेज दिया तो I0/2, अगर उसके बाद एक पोलराइड ये मालूस लॉ कहते हैं इसे, ये जो लॉ है ना इसे, तो अगर वो एक और पोलराइड रखा है जो कि थीटा एंगल बना रहा है, सो I डबल डैश इक्वल टू I डैश कॉस स्क्वायर थीटा, एंड ऐसे हम सॉल्व करते जाएंगे। सिंपल है बच्चों, आ जाएगा आपको। तो ये आंसर करेक्ट है, I0/8, सी आंसर इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, इन YDSE the separation D between slits is 2 mm. The wavelength lambda of light used is 5896 Armstrong and distance between screen and slit is 100 cm. It is found that angular width of fringe is 0.20 degree. एंगुलर फ्रिंज विड्थ थीटा जिसे कहते हैं, जिसे λ/d भी कहते हैं बच्चों, लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, टू इंक्रीज फ्रिंज एंगुलर विड्थ टू 0.21 डिग्री with same lambda and d, the separation between slits needs to be changed। अब देखो, थीटा के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया बच्चों, थीटा इक्वल्स टू होता है λ/d। ठीक है, सो θ2/θ1 इक्वल्स टू λ2/λ1 इंटू d1/d2, क्योंकि d इनवर्स प्रोपोर्शन है तो ऐसे लिखना होगा। क्या इसमें λ1 λ2 बताया हमें? सेम बताया है, सेम लैम्बडा है तो ये कैंसिल होगा। θ2 की वैल्यू 0.21 डिग्री, θ1 की वैल्यू 0.20 डिग्री इक्वल्स टू d1, पहले d कितना है बच्चों? स्मॉल d, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट इज 2 mm, तो यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ मैं, अपॉन d2। सो d2 के लिए आंसर आएगा बच्चों
2 इंटू 0.20 अपॉन 0.21। सो ये होगा कुछ ऐसे, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये 40/21 आएगा। 40/21 की वैल्यू नियर अबाउट 1.9 बच्चों, D2 की वैल्यू मिलीमीटर, ये ऐसा आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? डी। तो 1.9 मिलीमीटर इज करेक्ट आंसर। तो बच्चों ऐसे सॉल्व करना था, ठीक है बच्चों। तो हमने पूरा आपको पेपर एक्सप्लेन करके दिया। तो जिन बच्चों ने ये न्यू वीडियो देख लिया उनके बच्चों बहुत सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हर एक टॉपिक के ऊपर बेस लगभग एक क्वेश्चन है। तो इससे कंप्लीट रिवीजन आपकी इन चैप्टर्स की हो जाती है, ठीक है बच्चों।